Hello students. Today we are going to discuss unit number 5 glimpse of India और वहाँ specifically second section यानी 5.2 कुर्ग जिसको लोकेश अब्रोल ने लिखा है। अब ये जो कुर्ग है वो कर्नाटका का एक छोटा सा जिला है और कुर्ग को कॉफी कैपिटल भी बोला जाता है, यानी आप ऐसा समझ लो कि ये अपने कॉफी के बागानों के लिए सबसे मशहूर शहर है। और ये कर्नाटका का जो छोटा सा जिला है उसको कोडागु भी कहा जाता है और ये एक कोस्टल शहर है जो मैसूर और मंगलोर के बीच में पड़ता है और ये बहुत ही खूबसूरत सा जगह है। और लेखक कहता है कि शायद इसको गॉड्स ऑफ ओन कंट्री यानी कि केरला का ही एक भाग रहा होगा, इसीलिए ये इतना खूबसूरत है। कुर्ग कॉफी के सिवा अपने सदाबहार जंगल और स्पाइसेस यानी कि मसालों के लिए जाना जाता है और इस इलाके का 30% हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है, यानी कि ये लश ग्रीन प्लेस है। इस इलाके में आने का सबसे अच्छा मौसम सितंबर से मार्च महीने के बीच का है, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ सबसे खूबसूरत सा मौसम रहता है। हवा में कॉफी की सुगंध रहती है और सुंदर कोनों में से सुंदर अंग्रेजों के जमाने के आपको बंगले भी नजर आएंगे। तो ऐसी ही काफी खूबसूरत बातों को समझते हुए ये चैप्टर शुरू करते हैं। कुर्ग बाय लोकेश अब्रोल। कुर्ग इज कॉफी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। तो कुर्ग अपने कॉफी के उत्पादन के लिए जाना जाता है और उसके साथ साथ ये एक वर्षावन एवं मसालों के लिए भी सुप्रसिद्ध इलाका है। Midway between Mysore and the coastal town of Bangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. अब यहाँ पे God's own kingdom ये एक मेटाफर है जो केरला के लिए मशहूर है। तो केरला तो खूबसूरत है ही है, पर ये जो कुर्ग है केरला का पड़ोसी राज्य है, कर्नाटका का एक हिस्सा है, वो भी केरला की खूबसूरती से कम नहीं है। और इसीलिए यहाँ कहा गया है कि शायद भगवान के हेवन का एक हिस्सा, स्वर्ग का एक हिस्सा ड्रिफ्ट करते हुए यानी हवा के झोंके के साथ साथ बहते हुए मैसूर और मैंगलोर जो कि दोनों तटवर्ती इलाके हैं उसके बीच में आके बस गया है। और वो इलाका यानी कि कर्नाटका का खुद का छोटा सा स्वर्ग जो कि अपने आप में केरला का ही हिस्सा है ऐसा समझ सकते हो, वो है कुर्ग। This land of rolling hills is habited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. Habitat का मतलब होता है resident, रहने वाले। Martial यानी कि having to do with war, लड़ाकू प्रजाति जिसको बोला जाता है। तो ये स्वर्ग का छोटा सा हिस्सा जो कि गोल गोल पहाड़ियों से घिरा हुआ जो जगह है, यहाँ पर लड़ाकू पुरुष, सुंदर महिलाएं एवं गर्वीली प्रजाति, इतना ही नहीं जंगली जानवर का आवास यानी कि रहने का ठिकाना है। कुर्ग और कोडागु, the smallest district of Karnataka, is home for evergreen rainforest, spices and coffee plantation. कुर्ग या कोडागु कर्नाटका का सबसे छोटा जिला, वो हमेशा सदाबहार वर्षावन, मसालों एवं कॉफी की खेती का घर है। यहाँ पे स्पाइसेस का मतलब है वन ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ पाउडर दैट कम फ्रॉम प्लांट्स। मसाले जैसे दालचीनी है या अजवाइन है, ये सारे स्पाइसेस है। एंड कॉफी प्लांटेशन यानी कि कॉफी जहाँ पे उगती है वो पौधे। Evergreen rainforests cover 30% of this district. During the monsoon, it pours enough to keep many visitors away. Pours means rains heavily. भारी मात्रा में बारिश होना। तो ये छोटे से जिले में 30% से ज्यादा जगह जंगल ने रोक के रखी है, यानी कि ये लश ग्रीन डिस्ट्रिक्ट है। और मॉनसून के दौरान, वर्षा ऋतु के दौरान यहाँ इतनी बारिश होती है कि ज्यादातर पर्यटक मॉनसून सीजन में कुर्ग को विजिट करने से दूर रहते हैं। The season of joy commences from September and continues till March.
The weather is perfect with some showers thrown in for good measures. Commences, begins, शुरू होना. Good measures, sufficient. कम नहीं पर ज्यादा भी नहीं, अच्छी खासी मात्रा में जिसे बोल सकते हैं. तो मॉनसून के दौरान तो ज्यादातर विजिटर्स यहाँ से दूर रहते हैं, पर आनंद की रुत सितंबर से शुरू होती है और वो मार्च तक जारी रहती है. इस दौरान सीजन में थोड़ा बहुत बौछार होता है और ये अच्छा भी रहता है. The air breathes of invigorating coffee. Invigorating, making one feel strong or giving energy. शरीर ऊर्जा से भर देना, यानी आपको तरबतर कर देना, जान में जान ले आना, ऐसा भी बोल सकते हो. तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ का जो हवामान है, वो हवामान में या हवा में कॉफी की ऊर्जावान सुगंध मानो हमारे प्राण में प्राण भर देती है, हमको एक नई जिंदगी का, एक नई एनर्जी का एहसास करवाती है. मानो कप में गर्मा गर्म कॉफी आपको सर्व किया गया है, तो जो वो कॉफी की गर्म हवा है, उसकी खुशबू अगर आपके नाक थ्रू आपके बदन तक पहुंचती है, तो आपको जो रूहानी सा एहसास होता है, तो उसके लिए ये वर्ड है इनविगरेटिंग, नो, ऊर्जावान. जैसे आपको जान में जान आ गई. अब सूखा जब रहता है, मई महीने की गर्मी रहती है, तो पेड़ पत्ते सूखे रहते हैं और बारिश. Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. Colonial, old British style, पुराने अंग्रेज के जमाने का. Tucked, hidden, छुपा हुआ. Tree canopies, roof-like coverings of trees that form shelter. शामियाना यानी कि मंडप जैसा बनाना, आप नीचे पिक्चर में देख सकते हो. प्राइम मीन्स द बेस्ट, सबसे बढ़िया या सबसे सही. तो राइटर कुर्ग की सुंदरता यानी कि ब्यूटी के बारे में आगे बोलते हैं कि पूरे जमीन पे कॉफी प्लांटेशन आप देख सकते हो, यानी जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां पे छोटे छोटे कॉफी के प्लांट्स नजर आएंगे. और मुख्य कोनों में अंग्रेजों के जमाने के पुराने बंगले नजर आएंगे, जो पेड़ रूपी शामियाना यानी कि मंडप के नीचे सिमट कर खड़े हुए हैं. जैसे कोई आपका छोटा बचपन सा दोस्त आपके साथ हाइड एंड सीक का गेम खेल रहा है और आप दोनों उस गेम का मजा लुफ्त उठा रहे हो. The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent. As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when written became impractical. Fiercely, powerfully. उग्र, यहाँ आप ताकतवर ऐसा भी बोल सकते हो. डिसेंट यानी कि ओरिजिन, यहाँ इसका मतलब होगा वंशज. इम्प्रैक्टिकल मीन्स नॉट पॉसिबल, अव्यवहारिक हो जाना, यानी जिसको आप कर नहीं सकते हो, प्रैक्टिकली जिसको निभा नहीं सकते हो, ऐसी चीज. तो कुर्ग के उग्र एवं आजाद मिजाज के लोग संभवतः ग्रीक या अरब के वंशज हो सकते हैं. जैसे कि एक कहानी यह प्रचलित है कि सिकंदर की सेना का एक भाग तटवर्तीय राष्ट्र के सहारे सहारे दक्षिण भारत की ओर चला आया, और जब उनका वापसी यानी कि रिटर्न इम्प्रैक्टिकल हो गया, अव्यवहारिक हो गया, तब ये यहीं पे रह गए, यहीं पे बस गए. These people married among the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. Locals यानी कि natives, स्थानीय लोग, culture, behavioral traditions यानी कि संस्कृति, apparent, evident, martial, warlike और brave जिसको लड़ाकू बोला जाता है, rites यानी कि rituals, रीति रिवाज, distinct, different, भिन्न, अलग, mainstream, a tradition which most people follow. mainstream यानी कि मुख्य धारा, जैसे आप कह सकते हो कि हिंदू mainstream यानी कि भारत में ज्यादातर लोग हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो हिंदू mainstream हुआ. अब उससे हटके आप इस्लाम की बात करो, क्रिश्चियनिटी की बात करो,
तो वो मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं है, हालांकि दे आर ट्राइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम। तो मेन स्ट्रीम यानी कि मुख्य धारा, आप ऐसे बोल सकते हो। तो ये सिकंदर के साथ साथ आए थे, और हो सकता है कि कुर्ग के जो लोग हैं उनका कनेक्शन ये शायद अरब के वंशज हो सकते हैं या तो ग्रीक के वंशज हो सकते हैं। पर जब ये यहाँ आए और उनका वापस होना यानी कि लौटना इम्प्रैक्टिकल हो गया, अव्यवहारिक हो गया, तब ये यहीं पे बस गए और इन्होंने स्थानीय लोगों से विवाह संबंध स्थापित किए। हालांकि इनकी जो संस्कृति है वो स्वाभाविक तरीके से भारतीय यानी कि हिंदू मुख्य धारा से विभिन्न है, क्योंकि इनकी जो परंपरा है वहाँ पे लड़ाकू परंपरा है। इनके विवाह एवं धर्म संस्कार वो भी हिंदू मुख्य धारा से काफी अलग है। और यही तो इंडिया का विशेषता स्पेशलिटी है कि यहाँ पर जो भी इन्वेडर्स आए वो चाहे वापस गए या यहीं के बन के रह गए, पर ये उन्होंने अपना रंग गवाए बिन वो हमारे रंग में घुल मिल गए, और उसी को शायद इंडियनाइजेशन बोला जाता है। The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered vest belt worn by Kodawus. Known as Kufia, it resembles a kufia worn by Arabs and Kurds. Embroidered work done on it, a specific kind of work जिसको आप कसीदाकारी भी बोल सकते हो। Resembles, look like यानी एक जैसा दिखने वाला। तो अब ग्रीक के बारे में तो हमने सुन लिया कि ये शायद ग्रीक के वंशज हो सकते हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो कोडाऊज है वो अरब जाति के वंशज है, क्योंकि ये कोडाऊज जो है वो एक कसीदाकारी किए हुआ कमरबंद लंबा काला कोट जैसा कमरबंद पहनते हैं, और कुपिया के रूप में जाने वाला एक ऐसा ही कपड़ा जो ज्यादातर अरब और कुर्द पहनते हैं, उससे ये कोडागूज का जो ड्रेसिंग है वो काफी मिलता जुलता है। और इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये शायद अरब के वंशज भी हो सकते हैं। Kurgi homes have a tradition of hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. Hospitality, generous and friendly treatment of visitors and guests, जिसको आप आतिथ्य सत्कार बोल सकते हो। Recount यानी कि नरेट, कहना, numerous मैनी, काफी सारी, ढेर सारी जिसको बोल सकते हैं। Tales of valor यानी कि स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी इज यूजुअली रिलेटेड टू वॉर, यानी कि वीर गाथाएं। तो ये जो कुर्गी लोग हैं यानी कि कुर्गी घर है, वो अपने आतिथ्य सत्कार की परंपरा के लिए जाने जाते हैं, और वे अपने पुत्र और पिता की वीर गाथा के वर्णन के लिए काफी उत्सुक रहते हैं, और वो थोड़ा ज्यादा ही मानो एंथुजियाज्म दिखा रहे हैं अपने वैलर अपनी वीर गाथा बताने के लिए। The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army, and the first chief of the Indian Army, General Cariappa, was a Kurgi. Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. तो यहाँ पे most decorated यानी कि having received the maximum number of awards for bravery in war, आप जिसको बोल सकते हो कि सबसे यानी कि सर्वाधिक वीरता या सम्मान देने वाला। परमिटेड यानी कि अलाउड, मंजूरी देना या इजाजत देना। फायर आर्म्स, गन्स यानी कि हथियार। यहाँ पे सिर्फ बंदूकें नहीं, फायर आर्म्स का मतलब ही होता है कोई भी तरीके का हथियार। तो कुर्ग रेजिमेंट भारतीय सेना में सर्वाधिक वीरता पुरस्कार पाने वालों में से एक है, और भारतीय सेना का प्रथम थल सेनाध्यक्ष जनरल करियप्पा वो भी एक कुर्गी थे, यानी कि कुर्ग से ताल्लुकात रखते थे। और इतना ही नहीं, अभी भी भारत में कोडाऊस एकमात्र ऐसी प्रजाति है, ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति है। यानी अगर आपके पास कोई भी तरीके का हथियार है, बंदूक है या कुछ भी चीज है, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट लाइसेंस लेके रखना पड़ेगा। पर अगर आप एक कुर्गी हो यानी कि
आप कुर्ग से बिलोंग करते हो तो आपके लिए ये स्पेशल प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि कुर्गी लोग बिना लाइसेंस के हथियार रख सकते हैं। The river Kaveri obtained its water from the hills and forest of Kurg. Mahasir, a large freshwater fish abundant in these waters, kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying splash and the ripple effect in the clear water. Abundant exist in a large number or quantity. काफी बड़ी मात्रा में होना। तो कुर्ग से कावेरी नदी भी बहती है और कावेरी नदी को कुर्ग के जंगल और पहाड़ों से पानी मिलता है। और यह पानी में यानी कि कावेरी नदी में एक आम तौर पे मिलने वाली मछली का नाम है महाशिर, और जो नाम से ही पता चलता है जिसका बड़ा सिर हो, काफी बड़े कद वाला फ्रेश वाटर यानी कि मीठे पानी का मछली, वो भारी मात्रा में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, दूसरे जानवर जैसे कि किंगफिशर अपने शिकार के लिए गोता लगाता है, जबकि गिलहरी या लंगूर शरारत के लिए थोड़ा खाया हुआ फल स्वच्छ पानी में गिराता है ताकि गिरने से छपाक की आवाज हो, या तो लहरी प्रभाव से वो आनंद ले सके, मजा ले सके। यानी कि यहाँ के पेड़ पौधे तो खूबसूरत है ही है, यहाँ का जो वन्य सृष्टि है वो भी मन लुभावन है। Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts. Scrub, rub for the purpose of cleaning, यहाँ पे रगड़ना। आप जब मूड में होते हो तो अपने बॉडी को रगड़ रगड़ के खींचते हो, तो बस ऐसा ही महावत, द कीपर्स ऑफ एलिफेंट, हाथी को जो रखता है वो बंदा, उसको बोला जाता है महावत। तो यहाँ की जो वन्य सृष्टि है वो भी मन लुभावक है। आगे हमने मेंशन देखा सबसे ज्यादा पाए जाने वाली मछली जिसका नाम था महासिर, फिर लंगूर का मेंशन आया, फिर स्क्विरल का मेंशन आया। अब हाथी की बात की जा रही है, तो हाथी नहलाने के टाइम पे महावत द्वारा नदी में उसको रगड़ा जाता है, और जब महावत हाथी को रगड़ रगड़ के नहलाता है तो हाथी उसका मजा उठाता है, उसका लुफ्त उठाता है। The most laid-back individuals become converts to the life of high-energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, and mountain biking. Laid back यानी कि relaxed, not in a hurry. थोड़ा बहुत आलसी हो या inactive हो ऐसा बंदा. Rafting means traveling in a river in a raft or a floating platform made by tying planks together. मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ। ये जो पहले वाला पिक्चर है वो है राफ्टिंग का, जहाँ नदी का तेज बहाव होता है और आप वहाँ पे सेल करने का मजा लूटते हो। फिर ये दूसरा जो पिक्चर है वो कनोइंग का है। कनोइंग एक लंबा और छोटा सा बोट होता है, और वहाँ पे आप तेज बहने वाले रिवर में सेल करने का मजा ले सकते हो। और ये जो तीसरा जो पिक्चर है वो रैपलिंग का पिक्चर है, जैसे वो बाहुबली मूवी में हीरो जो करता है, पर वो बिना रोप के करता है, ये आप ऐसे रोप के साथ सारे जो सेफ्टी मेजर्स है वो लेके चलते हो। सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ रैपलिंग। फर्स्ट वन दैट इज राफ्टिंग, सेकेंड वन कैनोइंग, एंड द थर्ड वन रैपलिंग। तो कुर्ग का जैसे आगे भी मेंशन हुआ था, वैसे यहाँ का एटमॉस्फेयर ही इतना मन लुभावन है कि कोई भी आलसी प्रकृति का इंसान भी अगर यहाँ आ जाएगा तो वो अपनी शरीर में ऊर्जा को भर के यानी कि इतना एक्टिव हो जाएगा कि वो कहीं ना कहीं राफ्टिंग करने लगेगा या कनोइंग करने लगेगा या रेपेलिंग करने लगेगा या माउंटेन क्लाइंबिंग या माउंटेन बाइकिंग भी करने लगेगा। मतलब यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का हवामान ही इतना जानदार ऊर्जावान है कि कोई भी बंदा शांति से या आलसीपने से बैठा नहीं रहेगा, कुछ न कुछ काम करेगा। ऐसी ऊर्जा सभर यहाँ की हवा है, यहाँ का मौसम है। Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. Trail, paths created by walking.
पगडंडी पैदल चलने से बना हुआ रास्ता। अब एक ट्रैकिंग होता है जहाँ पे आप मुश्किल जगहों पे चढ़ के अपने अंदर एक साहस, एक रोमांच का अनुभव करते हो। तो इस क्षेत्र में काफ़ी सारी ट्रैकिंग सुविधा भी मौजूद है और इसीलिए ट्रैक करने वाले यानी कि ट्रैकर्स के लिए भी ये जगह जन्नत से कम नहीं है। Birds, bees, and butterflies are there to give you company. Macaques, Malabar squirrels, langurs, slender loris keep a watchful eye from the tree canopy. I do, however, prefer to step aside for wild elephant. तो आपका साथ देने के लिए यहाँ पक्षी, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ हैं। मकैक, जिसका पूंछ छोटा होता है ऐसा बंदर, तो मकैक्स, मलबार की गिलहरियाँ, लंगूर और पतले लचीले वानर, ये स्लेंडर लोरिस भी एक तरीके का बंदर ही है जो साइज में काफी छोटे और स्फूर्तिले होते हैं। तो मकैक, मलबार की गिलहरियाँ, लंगूर और स्लेंडर लोरिस पेड़ के शामियाने में छुपे-छुपे आपको चौकस जरूर से नजर आएंगे। पर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने आप को हमेशा जंगली हाथी से दूर रखने का एडवाइस दूंगा, सलाह दूंगा, क्योंकि हाथी को कब गुस्सा आ जाएगा आपको पता नहीं और उस टाइम पे आपकी शामत आ सकती है और इसीलिए राइटर बोलता है प्रीकॉशन के रूप में कि आपको अपने आप को जंगली हाथी से दूर रखना ही बेहतर है। The climb to the Brahmagiri hills bring you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. Panoramic view, a view of a wide area of landscape. दृश्य देखना, नजारा आप ऐसा भी बोल सकते हो। मिस्टी, filled with fog, यानी कि कोहरे से भरा हुआ या धुंध से भरा हुआ। लैंडस्केप, सिनरी, दृश्य। तो अगर आप ब्रह्मगिरी के पर्वतों पे, पहाड़ियों पे चढ़ जाते हो तो वहां से आपको पूरे कुर्ग का कोहरे भरा हुआ दृश्य यानी कि धुंधला सा दृश्य नजर आएगा, वो भी खूबसूरत होगा। A walk across the rope bridge leads to a 64-acre island of a Nisargadham, running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakupi is a bonus. यहाँ पे बोनस का मतलब है एक्स्ट्रा रिवॉर्ड, अधिक लाभ। तो अब ब्रह्मगिरी पर्वत से आगे कुर्ग के इलाकों का दर्शन करते हैं या इसकी विशेषता क्या है उसके बारे में सुनते हैं। तो राइटर बोलता है कि रस्सी के पुल पर पैदल चढ़कर जाने पर आप 64 एकड़ के निसर्गधाम द्वीप पर पहुंच सकते हैं और ये भारत का सबसे बड़ा तिब्बती अधिनिवास है जो बायलाकुप्पी के नजदीक बुद्ध भिक्षु को के पास पहुंचने के लिए मानो कि आपको एक बोनस पॉइंट मिल गया है। यानी ये कुदरती खूबसूरती तो देखने से बनती है, उसके साथ साथ ये बुद्धिज्म का स्पिरिचुअलिटी भी आप गेन कर सकते हो, वो अपने आप में एक अधिकतर लाभ है यानी कि बोनस है। The monks in red, ochre and yellow robes are among the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg. Ochre, a moderate yellow orange to orange color, जिसको गेरू रंग बोल सकते हैं आप, डार्क रेड कलर जैसा आप उसको बोल सकते हो। रॉब्स यानी कि ड्रेस, पोशाक। तो यहाँ जब आप आओगे बाइलाकुटी जो कि बुद्धिस्ट मंक के रहने की जगह है, तो वो अपने आप में एक अनूठा एक्सपीरियंस है। ज्यादातर जो विजिटर्स भारत के हृदय यानी कि आत्मा की खोज के लिए भारत में ऐसा क्या है जो हमेशा लोगों को जुड़ा रखता है, जो हमेशा लोगों को तरोताजा रखता है, अगर ऐसी कोई मिस्टिक चीज ढूंढने अगर आप यहाँ पे आए हो तो कुर्ग में स्पेशली जब आप लाल, गेरू या पीले रंग के पोशाक से सज ये बुद्धिस्ट मंक को मिलोगे तब आपको पता चलेगा कि यही है भारत का आत्मा, यही वो चीज है जिसको शब्दों में बयां नहीं की जाती, आप सिर्फ और सिर्फ उसका एहसास पा सकते हो, उसका मजा ले सकते हो। फैक्ट फाइल, हाउ टू रीच मदिकेरी।
The district headquarters is the only gateway to Coorg. The misty hills, lush forests, and coffee plantations will cast a spell on you. Find a resort, coffee estate, or stay in a home for a truly Coorgi experience. तो फैक्ट फाइल यहाँ कैसे पहुंचा जाए? मदीकेरी जिला मुख्यालय कुर्ग पहुंचने का एकमात्र प्रवेश मार्ग है। कोहरे से ढकी हुई पहाड़ियां, हरे भरे वन और कॉफी की खेती आप पर दूर से ही जादू कर देगी। यहाँ एक अच्छा सा रिजॉर्ट या कॉफी से ढका हुआ कॉफी एस्टेट या होम स्टे पे रह के आप सच में कुर्ग का ऑथेंटिक एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव ले सकते। बाय एयर, हवाई मार्ग से आप कैसे पहुंच सकते हो कुर्ग? द नियरेस्ट एयरपोर्ट्स आर मैंगलोर दैट इज 135 किलोमीटर अवे एंड बैंगलोर दैट इज 260 किलोमीटर अवे. There are flights from Bangalore, from Mumbai, and to Bangalore from Ahmedabad, Chennai, Delhi, Goa, Hyderabad, Kochi, Calcutta, Mumbai, and Pune. तो हवाई जहाज द्वारा निकटतम हवाई अड्डा जो मैंगलोर है वो 135 किलोमीटर अवे है, और बेंगलोर का जो हवाई अड्डा है वो 260 किलोमीटर अवे है। बम्बई से बेंगलोर के लिए हवाई यात्रा या हवाई सुविधा मौजूद है। बेंगलोर के लिए अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोची, कोलकाता या मुंबई, पुणे से आप आ सकते हो या जा सकते। बाय रेल, द नियरेस्ट रेल हेड्स are at Mysore, Mangalore and Hassan. निकटतम रेलवे स्टेशन मैसूर, मंगलोर एवं हासन है। By road, there are two routes to Coorg from Bangalore. Both are almost the same distance, around 250-260 kilometers. The route via Mysore is the most frequent one. The other route is via Nilamangal, Kunigal, Chandrayapatna. तो सड़क के मार्ग द्वारा भी आप यहाँ पहुंच सकते हो। बेंगलोर से कुर्ग के लिए दो रास्ते हैं, यानी कि दो मार्ग है। दोनों लगभग समान दूरी पे है, लगभग 250-260 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है। मैसूर होकर जाने वाला रास्ता सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। दूसरा मार्ग जो नीलामंगल, कुनियल या चैनरायना पटना होकर निकलता है, वहां से भी आप जा सकते हो।